हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर रूसो के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में रूसो का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। होब्स और लॉक के समान उसकी पहचान एक समझौतावादी या अनुबंधवादी विचारक के रूप में है। यानी एक समझौतावादी विचारक, ये हम बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, समझौतावादी या अनुबंधवादी तो इसका हम देखेंगे कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, थोड़ा हम बाद में देखेंगे। विचारक के रूप में है वह एक महान दार्शनिक और क्रांतिकारी, आदर्शवादी, मानवतावादी तथा मानव की स्वतंत्रता और समानता का महान प्रतिपादक था। इनका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। ठीक है। इनका जन्म 1712 में जेनेवा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1778 में फ्रांस में हुई थी। इनका जीवन था वो एक अस्थिर कष्टमय जीवन था, लेकिन जन्मजात ही विशिष्ट थे। इनमें कुछ विशेषताएं थी। तो इनको पहचान किस चीज़ से मिली वो देखते हैं। इनको पहचान मिली 1749 में डिजान की अकेदमी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में, जिसका शीर्षक था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है या फिर उसके विशुद्धिकरण में। तो डिजान की अकादमी थी, उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। कब की? 1749 में। और उनका जो शीर्षक था उसका, वो पूछा जा सकता है आपसे कि क्या शीर्षक था। तो उसमें था कि विज्ञान व कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है या फिर उसके विशुद्धिकरण में। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो इससे इनको पहचान मिली। यहाँ जो इन्होंने अपना निबंध लिखा, जो लेख लिखा, उससे रूसो को पहचान मिली। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। इनकी बुक्स कौन कौन सी थी। तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक बुक है इमाइल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी 1762 में। इमाइल इन्होंने लिखी 1762 में। एक बुक का नाम है कन्फेशंस। ठीक है। एक बुक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। 4-5 बुक आपको हर थिंकर की पता रहनी चाहिए, एटलीस्ट 4 तो पूछ ही लेते हैं कभी कभार। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 बुक्स पूछी जा सकती हैं। तो इनकी 4 बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, कन्फेशंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके अलावा इन्होंने और भी बुक्स लिखी थी, जैसे डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़ ऑफ मैन। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। अब इनके हम मानव स्वभाव संबंधी विचार देख लेते हैं कि रूसो का मानव के स्वभाव के बारे में क्या सोचना था, क्या कहना था। ठीक है, मानव स्वभाव संबंधी। तो ये था उनका संक्षिप्त जीवन परिचय कि उनका जीवन अस्थिर था, कष्टप्रद था, लेकिन उनको पहचान मिली। डिजान अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई जिसका शीर्षक था विज्ञान तथा कला ने जो मानव जीवन है उसको भ्रष्ट किया है या फिर विशुद्धिकरण किया है। तो और उनकी कुछ बुक्स देख ली हैं हमने। अब देखेंगे इनके मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव के संबंध में 2 धारणाएं प्रचलित रही हैं। भाई, या तो मानव स्वभाव बुरा होता है स्वभावतः, या फिर अच्छा होता है। ठीक है, मतलब कुछ जो थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि मानव स्वभाव है वो स्वभावतः ही बुरा है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हमें ज़बरदस्ती डालनी पड़ती हैं। फिर कई थिंकर्स ये मानते हैं कि मानव स्वभाव से हमेशा अच्छा होता है, उसमें दया परोपकार की भावनाएं निहित होती हैं। ठीक है, तो ये 2 धारणाएं हमेशा से चली आ रही हैं मानव स्वभाव के बारे में। प्लेटो की भांति रूसो भी इसी धारणा को मानता है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। उसका विश्वास था कि संसार में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार और दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से विकृत हो चुकी सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। यानी सामाजिक संस्थाओं के कारण मनुष्य बुरा बना है, वरना मनुष्य स्वभावतः एक अच्छा प्राणी है। रूसो के अनुसार मनुष्य के स्वभाव की निर्णायक 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं। पहला आत्म प्रेम अथवा आत्मरक्षा, दूसरा सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता की भावना।
मतलब दो निर्णायक प्रवृत्तियां हैं, आत्म प्रेम और दूसरा दूसरों के लिए सहानुभूति। ये प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में पाई जाती हैं। इनमें कभी कभी संघर्ष भी होता है, क्योंकि पारिवारिक हित की इच्छा कभी कभी ऐसे कार्यों को करने की मांग करती है जो समाज के हितों से मेल नहीं खाते। ये दोनों भावनाएं कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती, इसलिए व्यक्ति समझौता करने के लिए विवश होता है। इस प्रकार समझौते से एक नवीन भावना अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कि समझौते से आत्म रक्षा या फिर अपने आप के बारे में सोचना या फिर सहानुभूति यानी दूसरों के बारे में सोचना, तो कभी कभी ये आपस में टकराती हैं। तो इनसे एक नवीन भावना अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। यह प्रारंभ में नैतिक नहीं होता, लेकिन यह उस आधार का निर्माण करता है जिसके ऊपर विवेक नैतिकता का ढांचा खड़ा कर सकता है। अंतःकरण के मार्गदर्शन के विवेक का सहारा लेना पड़ता है। विवेक ही यह बताता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। विवेक प्रदत्त ज्ञान के आधार पर ही अंतःकरण नैतिक जीवन का निर्माता बनता है। ठीक है, यानी विवेक है जो व्यक्ति का वो नैतिक पथ प्रदर्शन करता है, और अंतःकरण है वो उस मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। यानी पथ प्रदर्शन का काम किसका है? विवेक का, और अंतःकरण है हमें बोलता है कि हमें उस मार्ग पर चलना है। ठीक है, इस प्रकार रूसो का मानना है कि आत्मरक्षा और सहानुभूति इन दोनों भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करने में तथा अन्य भावनाओं का विकास करने में विवेक तथा अंतःकरण दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। ठीक है, विवेक है वो हमें रास्ता दिखाता है कि सही रास्ता क्या है, नैतिकता का रास्ता कौन सा है, और अंतःकरण है वो उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो अंतःकरण और विवेक दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। रूसो के विचारों से स्पष्ट है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और भोला भाला होता है। रूसो ने कहा था कि मनुष्य है वो भोला होता है, मतलब उसे कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वह किसी स्टार्टिंग से वह किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, लेकिन बाद में वो बेड़ियों में जकड़ जाता है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं हैं ये भ्रष्ट हो चुकी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वह पथ भ्रष्ट क्यों हो जाता है। मनुष्य सन्मार्ग से तब विचलित होता है जब उसका आत्म प्रेम अहंकार में बदल जाता है। अहंकार उन समस्त दोषों का मूल है जिससे संसार ग्रस्त है। यदि हमें शुभ और स्वाभाविक बने रहना है तो अहंकार का त्याग करना होगा तथा अपने अंतःकरण के लिए विवेक का निर्देशन प्राप्त करने के लिए विवेक को अहंकार के चंगुल से निकालना होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा मनुष्य है स्वभाव से भोला है, इसे मतलब पाप वगैरह हैं ये मनुष्य के मन में नहीं होते, लेकिन बाद में अहंकार के कारण मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए अहंकार से व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थे उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार। अब देखते हैं उनके प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक जीवन यापन करता था। उसकी इच्छाएं व आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, क्योंकि उसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं था, ज़्यादा सोचता नहीं था, चिंता नहीं करता था, स्वभाव से भोला था। तो इसलिए उसकी इच्छाएं थी, व आवश्यकताएं थी, बहुत ही सीमित थी। वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। प्राकृतिक अवस्था में ऊंच नीच, बड़े छोटे और तेरे मेरे का कोई भाव नहीं था। यह अवस्था जंगलीपन की अवस्था थी, लेकिन उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण नहीं थे। मनुष्य एक सभ्य जंगली था जिसमें बुद्धि का अभाव था, पर वह भ्रष्ट नहीं था, भोला था। ठीक है, जंगली की अवस्था इन्होंने क्यों कही है रूसो ने? जंगली अवस्था इसलिए कही है कि जैसे आज हम जो आधुनिक डेवलपमेंट्स देखते हैं वो उस टाइम वो डेवलपमेंट नहीं थे। प्राकृतिक अवस्था मतलब वो ये रूसो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई, मनुष्य था स्टार्टिंग में कैसा था, बहुत पहले कैसा था, जब ये राज्य बने, ये सब कुछ बना, उससे पहले की अवस्था। कोई भी थिंकर प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, इसका मतलब जब राज्य का उदय हुआ, जब इन नई नई संस्थाओं का उदय हुआ, उससे पहले मनुष्य कैसे रहता था, वो इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं उन थिंकर्स ने देखा है, क्योंकि जब वो थिंकर्स हुए हैं तब कोई ना कोई राज्य था, वहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम था, तो वो थिंकर्स क्या है आइडिया लगाते हैं अपने मानव स्वभाव संबंधी जो विचार होते हैं उन पर बेस्ड।
जैसे रूसो के अनुसार मानव स्वभाव क्या था? अच्छा था, स्वभावतः अच्छा था, भोला भाला था, एक जंगली था, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि जब मनुष्य स्वभाव से भोला था तो इन्होंने इस बेस पर, इस ये जो इनकी धारणा थी मनुष्य की, इस धारणा के बेस पर इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का आइडिया लगाया कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी रही होगी, ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने क्या कहा, क्योंकि मनुष्य था वो बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं थी उसमें, तो एक जंगली अवस्था थी, सभ्य जंगली अवस्था। सभ्य क्यों कहा? क्योंकि वह भ्रष्ट नहीं था, उसकी इच्छाएं सीमित थी। वह जो प्राकृतिक अवस्था में ऊंच नीच तेरे मेरे का कोई भेद नहीं था, वह आराम से रहता था, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति वो वहाँ कर लेता था। तो एक जंगली था, क्योंकि वो इतना डेवलप्ड नहीं था, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह जो राज्य थे ये सब कुछ नहीं था, तो इसलिए जंगली अवस्था थी, ठीक है। और लेकिन वह जो आज का मनुष्य है भ्रष्ट, वह वो नहीं था, वो एक भोला भाला सभ्य आदमी था, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था का स्वर्णिम युग बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सका, यानी एक टाइम तक ये युग स्वर्णिम युग था, इच्छाएं सीमित थी, अपने छोटी छोटी इच्छाओं की वो पूर्ति कर लेते थे, सभ्य जंगली के रूप में विचरण करते थे। लेकिन ये स्वर्णिम युग कुछ टाइम तक ही चला, क्योंकि इसके दो कारण थे। रूसो ने बताया कि भाई फिर दो कारण ऐसे हुए जिनके कारण इस युग का अंत हो गया प्राकृतिक अवस्था का। पहला, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि हुई। दूसरा, तर्क का उदय, जनसंख्या में वृद्धि यानी संपत्ति का भी उदय हुआ। भाई अचानक से जनसंख्या बढ़ेगी तो तेज़ी से आर्थिक विकास होगा, और जो मनुष्य पहले घूमता था उसने क्या किया, भूमि के हिस्से पर अपना अधिकार करके अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी पहले जैसे ये ज़मीन है ये सब की थी, यहाँ सब विचरण किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या का भार पड़ा, ज़मीन इतनी ही रही, जनसंख्या का भार अधिक हो गया, तो मनुष्य ने क्या किया कि कुछ ज़मीन के टुकड़ों पर अपना अधिकार जमा कर अपनी संपत्ति बना ली, भूमि के हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि असमानता और विषमता का उदय हुआ। कुछ के पास ज़मीन आ गई, जो ताकतवर थे उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जो कम ताकतवर थे वो नहीं कर पाए। तो क्या हुआ कि इस जनसंख्या वृद्धि के कारण संपत्ति का भी उदय हुआ। तो रूसो ने कहा कि संपत्ति रूपी सांप मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति समाप्त हो गई। वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद कहा कि यह मेरा है, और अन्य लोगों ने भी ऐसा करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इस धारणा से प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि पहले क्या था, ज़मीन सबकी हुआ करती थी, कोई इस बारे में नहीं सोचता था कि ये तेरी है या मेरी है, सब सोचते थे कि ये सबकी है। लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ने लगी, किसी एक नागरिक ने ऐसा किया कि भूमि के हिस्से पर कब्जा कर लिया और कहा कि ये मेरी है। तो इससे क्या हुआ, अन्य नागरिकों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, तर्क का उदय हुआ, तर्क करने लगे कि अगर तू तेरी है तो फिर हमारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर जो प्राकृतिक अवस्था का स्वर्णिम युग था उसमें संघर्ष प्रारंभ हो गया। शक्तिशाली व्यक्ति ने अधिक और अच्छी भूमि प्राप्त कर ली, कमज़ोर तथा जो असहाय थे उनको कम मिला या फिर मिला ही नहीं। इसी के कारण समाज में धनी निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। रूसो कहते हैं कि यहीं से धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। धनी कौन था, जिन्होंने संपत्ति बना ली यानी भूमि पर कब्जा कर लिया, और जो असहाय लोग थे जिनको भूमि नहीं मिली या फिर बहुत कम मिली, तो वो निर्धन हो गए। तो देख रहे होगे आप कि रूसो क्या है, एक आइडिया लगा रहे हैं अपने मानव स्वभाव, एक डेवलपमेंट बता रहे हैं कि पहले प्राकृतिक अवस्था हुआ करती थी, वहाँ सब मिलजुल के रहा करते थे, फिर जनसंख्या में वृद्धि हुई, तर्क का उदय हुआ, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने तर्क करना भी शुरू कर दिया, और जो कमज़ोर लोग थे उनको कुछ मिला नहीं, जो ताकतवर लोग थे उन्होंने ज़मीनें दबाना शुरू कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके उस प्राकृतिक अवस्था का अंत होने लगा। तो धनी निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। इस दुर्व्यवस्था और कुचक्र को रोकने और छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने संविदा और अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। हम इनका संविदा का सिद्धांत आगे भी डिटेल में देखेंगे। इसी समय रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। इसका अर्थ था कि उस जंगली मानव की अवस्था की प्राप्ति नहीं, बल्कि जो प्रकृति सुलभ सौंदर्य, सरलता और सहानुभूति की अवस्था में वो ले जाना चाहते थे। यानी रूसो ने एक नारा दिया था, क्या नारा था, प्रकृति की ओर लौटो।
रूसो कह चुके थे कि भाई अब हम उस प्राकृतिक अवस्था में नहीं जा सकते जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अब मनुष्य के लिए उस प्राकृतिक अवस्था में, जब वो जंगली हुआ करता था, जब उसके पास कोई चीज़ें नहीं थी, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, वहाँ लौटना संभव नहीं है। तो प्रकृति की ओर लौटो का उनका मतलब क्या था? मतलब ये था कि आज का मनुष्य जो भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरीके से, जिसमें अहंकार आ चुका है, जो तेरे मेरे का भेद करता है, तो उससे छुटकारा पाओ। और जो सभ्य जंगली अवस्था थी, यानी जब जंगली अवस्था में मनुष्य सभ्य था, प्राकृतिक जो सौंदर्य उसका आनंद लिया करता था, सरल हुआ करता था, सहानुभूति की भावना हुआ करती थी, तो ये कहते हैं कि अपने अहंकार, अपनी दम्भ इच्छा का त्याग करके उस सहानुभूति अवस्था में वापस मनुष्य को ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रकृति की ओर लौटो नारा था। किसका था ये नारा? रूसो का। ठीक है, रूसो इस प्राकृतिक अवस्था के वास्तविकता का दावा नहीं करते कि ऐसी अवस्था वास्तव में ही रही होगी, लेकिन वह ऐसी दशा का अनुमान करते हैं। वह कहते हैं कि संभवतः ऐसी अवस्था न कभी थी न कभी होगी, लेकिन वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए हमें प्राकृतिक व्यवस्था की कल्पना करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य, हर जो थिंकर है, वो पहले प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताता है, फिर बताता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, पहले सबसे पहले थिंकर है वो मानव स्वभाव के बारे में विचार करेगा, जैसे रूसो ने भी किया। फिर उस मानव स्वभाव पे बेस्ड वो प्राकृतिक अवस्था बताएंगे कि भाई स्वभाव ऐसा था तो प्राकृतिक अवस्था ऐसी रही होगी। फिर उस प्राकृतिक अवस्था में क्या ऐसा चेंजेस हुए या फिर क्या ऐसी नेसेसिटी पैदा हो गई कि राज्य की उत्पत्ति हुई। जैसे कई थिंकर बोलते हैं कि राज्य स्वाभाविक अरस्तु हैं, वो इस बारे में ये विचार करते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, धीरे धीरे राज्य का उदय हुआ। पहले गांव थे, फिर छोटे छोटे, जब पहले फैमिली थी, फैमिली की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो फिर गाँवों की उत्पत्ति हुई। गाँव में भी कुछ इच्छाएं थी, कुछ आवश्यकताएं थी, उनकी पूर्ति नहीं हो पाई तो राज्य स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे राज्य का उदय हो गया। तो उन्होंने भी प्राकृतिक अवस्था की बात की कि पहले फैमिली, फिर गाँव आए, फिर नगर राज्य बने। और कई थिंकर्स हैं वो ऐसे कहते हैं कि भाई प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी अवस्था थी, मानव स्वभाव से अच्छा था, लेकिन ऐसा उसमें कुछ हुआ कि जिससे राज्य की उत्पत्ति करनी पड़ी। तो होब्स, लोक और रूसो, ये तीनों थिंकर्स हैं, ये राज्य की उत्पत्ति अनुबंध के आधार पर बताते हैं। अनुबंध मतलब आपस में मिले लोग और उन्होंने समझौता किया। जैसे मान लो 4 लोग हैं, एक गांव में रह रहे हैं, 4 या 4,000 जो भी मान लो कुछ लोग हैं, तो गांव में रह रहे हैं, एक नगर राज्य में रह रहे हैं, प्राकृतिक अवस्था है, इस टाइम कोई राज्य नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, जैसे रूसो के केस में हम देखें तो संपत्ति का उदय हुआ, ऐसा है लोगों को कुछ मिला नहीं, भेद उत्पन्न हो गया, तो लोग आपस में मिले, उन्होंने आपस में समझौता किया कि भाई अब हमें राज्य की उत्पत्ति करनी चाहिए। राज्य की उत्पत्ति का मतलब क्या है? वहाँ सरकार होगी, शासक होगा, दंड व्यवस्थाएं होंगी, ये सब काम वहाँ पर होंगे। तो क्या है, होब्स, लोक, रूसो ये कहते हैं कि राज्य है वो अनुबंध यानी समझौते के कारण पैदा हुआ है। पहले राज्य नहीं था, पहले एकदम प्राकृतिक अवस्था थी, फिर लोगों ने आपस में मिले, लोगों ने समझौता किया। कोई, हर थिंकर के अपने अपने कारण है कि उन्होंने समझौता क्यों किया। ठीक है, तो वो समझौते के बाद उन्होंने सबने मिलकर राज्य की उत्पत्ति की। ठीक है, तो रूसो खुद कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी प्राकृतिक अवस्था हो ही या कभी रही होगी, लेकिन हमें वर्तमान को समझने के लिए ऐसी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना आवश्यक है। ठीक है, तो आज हमने रूसो के मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार देखे। अगले में हम देखेंगे कि अनुबंध का मतलब उनके लिए क्या था।